जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों एक नए मैराथन क्लास के साथ। हम लोग पिछले वीडियो में बायोलॉजी की क्लास को कर चुके थे साइंस में। आज हम लोग साइंस का ही एक भाग है दोस्तों फिजिक्स को करने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न पे। क्या चीज़ बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है और ऑप्शन दिया हुआ है 4, जिसमें पहला ऑप्शन क्या चीज़ बोल रहा है, एक समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक सेविंग दर्पण है। तो समझिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या चीज़ पूछ सकता है। चाहे पूछे कि अपसारी दर्पण पूछे, चाहे अपसारी दर्पण पूछे, चाहे अभिसारी पूछे, अभिसारी दर्पण पूछे, या पूछ सकता है अपसारी लेंस पूछ सकता है। क्या चीज़, अपसारी लेंस किसको कहते हैं या अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है। इससे ये प्रश्न बन सकते हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसको बोलता है, तो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को क्या चीज़ बोला जाता है, अपसारी दर्पण बोला जाता है। उसी प्रकार अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो अवतल को, अवतल, अवतल दर्पण को क्या चीज़ बोला जाता है, अभिसारी दर्पण बोला जाता है। अपसारी दर्पण, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, तो अपसारी लेंस में उल्टा हो जाएगा। अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को। क्या चीज़, अवतल लेंस को क्या चीज़ बोलते हैं, तो अपसारी लेंस बोला जाता है। अभिसारी किसको बोलते हैं, तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को क्या चीज़ बोला जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा था कि अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण किसको बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को बोला जाता है। ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या चीज़, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा दोस्तों। या एक अपसारी दर्पण कैसा, एक उत्तल दर्पण के रूप में होता है। अगला चलता है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए। एक विद्यार्थी ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। एक विद्यार्थी है दोस्तों जो ओम के नियम के लिए क्या चीज, एक परिपथ बनाया। ओम का नियम क्या चाहिए दोस्तों, तो V बराबर IR, हम लोग पढ़े हैं V बराबर IR। आप समझिएगा इसके सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को किस प्रकार सही किया जा सकता है। 4 कथन दिए हैं दोस्तों, चारों कथन को पढ़िए और इसमें त्रुटि को पहचानिए। किस प्रकार सही किया जा सकता है, सही वाला कुछ हटना है। समझिएगा एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। समझिएगा हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं, एमीटर हो और वोल्ट मीटर। तो एमीटर हमेशा क्या चीज़, कौन सा क्रम में जुड़ता है परिपथ में, तो एमीटर जो हमेशा क्या चीज़ में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। कैसा क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है एमीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसा रहता है, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। समांतर क्रम में कौन, वोल्ट मीटर। एमीटर क्या चीज में, तो श्रेणी क्रम में। ऑप्शन कथन जो फर्स्ट वाला हो तो ऐसे ही गलत हो गया। कथन सेकंड क्या चाहिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, एमीटर को क्या चाहिए, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को क्या चाहिए, समांतर क्रम में। कथन जो 2 है वो सही है। कथन 3 पढ़िए, क्या चीज बोल रहा है, तीसरा, एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों परिपथ समांतर क्रम में लगे होते हैं। नहीं, अभी हम लोग पढ़े, क्या चीज पढ़े कि एमीटर श्रेणी और वोल्ट मीटर समांतर, ये भी गलती हो गया। और चौथा क्या चीज बोल रहा है कि एमीटर को सेल यानी बैटरी के नज़दीक लगाया जाता है। नहीं, एमीटर को क्या चीज, बैटरी यानी जो सेल है दोस्तों उसको नज़दीक नहीं, दूरी पर लगाया जाता है। इसको समझिएगा, इसको याद रखिएगा कि एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारे घरों में घर के जितने उपकरण लगे होते हैं, जैसे बल्ब लगे हुए हैं, पंखा लगे हुए हैं, घर के उपकरण क्या चीज में जुड़े हुए होते हैं, तो क्या चीज में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और याद रखिएगा जो विद्युत फ्यूज है दोस्तों, विद्युत फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, वो क्या चीज में, तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। फ्यूज क्या चीज में जुड़े होते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है
क्या चीज बोल रहा है कि एक वस्तु का जो मास है दोस्तों, द्रव्यमान है, उसका क्या चीज वो 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग होगा। वस्तु का संवेग, हम लोग संवेग बराबर क्या चीज पढ़े हैं, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान गुने क्या चीज वेलोसिटी, यानी संवेग बराबर क्या चीज पढ़े हैं, तो एम भी पढ़े हैं दोस्तों। संवेग बराबर क्या चीज पढ़े हैं, द्रव्यमान गुने, द्रव्यमान को क्या चीज से इंडिकेट कर सकते हैं, एम से, वेलोसिटी को वी से, याद रखिएगा। यानी वेग, वेग को क्या चीज कर दे रहा है, तो आधा कर दे रहा है, यानी इसको आधा कर दे रहा है दोस्तों। तो फिर से एक बार लिख लीजिए कि मास, मास को क्या चीज 4 गुना, इसमें 4 गुना कर दीजिए, और वेलोसिटी को क्या चीज कर रहा है, तो आधा कर दे रहा है, तो आधा कीजिए इसको v/2, यानी ये आधा हो गया। अब इसको क्या चीज पूछ रहा है कि संवेग बराबर होगा, कि क्या चीज होगा, समान होगा या दुगुना होगा या आधा होगा या 4 गुना हो जाएगा संवेग। तो संवेग क्या चीज हो जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा दोस्तों 2 बार में, तो क्या चीज हो जाएगा 2mv, यानी जो पहले संवेग कितना था, mv था, अब क्या चाहिए दोस्तों, तो 2mv, यानी कितना हो गया, पहले से कितना 2 गुना ज़्यादा हो गया। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो 2mv, यानी 2 गुना हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए दोस्तों, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। अगर हमारे घरों में जब अतिभारण हो जाता है दोस्तों, चाहे अतिभारण के कारण ही क्या चीज़ लघुपतन हो जाता है, उसमें सब सुरक्षित, घरों का जितना उपकरण लगे हुए था घरों में, उसको सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, तो किस चीज़ का, भूसंपर्क करना क्या चाहिए, जो अर्थिंग बोलते हैं दोस्तों। तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं अतिभारण लघुपतन से। विद्युत मीटर का उपयोग, ये तो विद्युत को मापने में काम करता है। स्टेबलाइजर, ये इसका भी काम क्या चाहिए दोस्तों, नियमित रूप में भेजना, ना कि अतिभारण और लघुपतन के समय ये बचा सकता है। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, फ्यूज। फ्यूज है दोस्तों, अगर अतिभारण हुआ, जो मतलब जितना वोल्टेज चाहिए अगर उससे ज़्यादा मिल रहा तो फ्यूज क्या चाहिए होगा, फ्यूज का जो तार होता है वो क्या चाहिए, गल जाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए फ्यूज ही वहाँ पे काम करता है अतिभारण के समय। और याद रखिएगा जो फ्यूज बना होता है वो क्या चीज़ का, तो लेड प्लस टीन का, शीशा प्लस टीन का, जो फ्यूज जो तार रहता है वो क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो लेड प्लस टीन का। लेड और शीशा को हम मिलाते हैं तो क्या चाहिए, फ्यूज तार बनता है, याद रखिएगा। हमेशा फ्यूज को किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, पढ़िए एक बार फिर से न्यूमेरिकल है दोस्तों। क्या चाहिए, प्रतिरोध आर, क्या चीज बोल रहा है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में बांटता। क्या चीज बोल रहा है, प्रतिरोध आर है, आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता। इन टुकड़ों को फिर पसर्व यानी समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि इस संयोजन को समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, आर हो, तो आर बाई आर डैश का मान, चाहे R1 का मान क्या होगा। अब इसको निकालिए। हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो क्या चीज़ का समानुपाती होता है, क्या चीज़ का समानुपात होता है, तो लंबाई का, जो तार का लंबाई होता है उसी का समानुपात होता है, कौन, प्रतिरोध। अब हम लोग अगर क्या चीज़, तार को टुकड़े को कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में, यानी हम प्रतिरोध को भी बांट सकते हैं। तो इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं, कितना, 6 भागों में बांटा हुआ है, तो क्या चीज R/6 कर सकते हैं, R/6 ऐसे करके कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 6 भागों में। ये 6 भाग में बट गया। अब क्या चीज बोल रहा है कि जो तार लगा हुआ था, जो तार का टुकड़ा था दोस्तों, उसको कौन सा क्रम में लगाया गया था, तो समांतर क्रम में लगाया गया था। और समांतर क्रम में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, क्या चीज 1/R1 बराबर क्या चीज पढ़ा है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके जितना भी बढ़ जाए दोस्तों, तो उसी तरीके से इस फार्मूला पे अगर हम बैठाएंगे, क्या चीज पूछ रहा था कि 1/R1 बराबर क्या चीज हो जाएगा, 1/R/6 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको प्लस करते हैं 1 इसी तरीका से कितने बार जाएगा, तो 6 टर्म बार जाएगा, कितना बार, 6 बार जाएगा। अगर ये 6 बार जाएगा तो कितना, 6 बार, तो उसी इसको कैसे लिख सकते हैं, R/6 लिख सकते हैं, 6/R लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या चीज, इसको कैसे लिख सकते हैं, R/6
प्लस आर वाई सिक्स प्लस आर वाई सिक्स प्लस आर वाई सिक्स प्लस आर वाई सिक्स। इसको 6 बार और भागों में बांट दिए। और ये क्या चीज़ का था दोस्तों, तो क्या चीज़ में समांतर क्रम में जुड़े हुए थे। इसका फॉर्मूला यही होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या चीज़ हो जाएगा, ये जब आर वाई सिक्स है दोस्तों, 1y आर वाई सिक्स, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये पलट करके कैसे टूटेगा, कैसे 6 है जो ऊपर चल जाएगा और है जो नीचे रहेगा। इसको कैसे सुधार करेंगे, इसको कैसे सुधार करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो 1y जो ये जो लिखा हुआ है क्या चीज 6y हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा 6y आर प्लस 6y आर प्लस 6y आर, ऐसा करके कितने बार 6 टर्म तक जाएगा। अब इसको जोड़िए दोस्तों, इसका जो अथी एलसीएम हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। और ये अगर 6 प्लस 6 प्लस 6 बार 6 टर्म तक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा था, ये देखिए क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा था कि आर वाई आर वन आर डैश का वैल्यू पूछ रहा था। अब हम लोग आर वाई आर डैश का वैल्यू यहाँ से निकल गया, आर वाई आर डैश का वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो आर है ये कहाँ चल जाएगा, आर वाई आर वन इज इक्वल टू 36। या यही पूछ भी रहा था दोस्तों, क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा था, यही पूछ रहा था आर वाई आर डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या चीज़ हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से गमन करती है दोस्तों, सबसे तेज चलती है वो सब कौन सा माध्यम में। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो ध्वनि है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में, किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस में, उसके बाद याद रखिएगा द्रव में, उसके बाद क्या चीज़, तो गैस में। ये सबसे ज़्यादा किस में, तो ठोस में दोस्तों, द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि एक कैसा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है दोस्तों, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये याद रखें, दोनों में डिफरेंट। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और ठोस क्या चीज़, वायु तो ठोस है नहीं दोस्तों, जल भी नहीं, निर्वात में भी नहीं। स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड। क्या चाहिए दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होता है, याद रखिएगा इसको। अब ध्वनि तरंग के बारे में याद रखिएगा 3 पॉइंट कि ध्वनि को मापते क्या चीज़ में दोस्तों, तो प्रबलता। जैसे में हम लोग प्रबलता पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि प्रबलता को किस चीज़ में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है, याद रखिएगा। ध्वनि को किस चीज़ में मापेंगे, तो डेसिबल में। उसी प्रकार याद रखिएगा कि आप श्रव्य किसको बोलते हैं, और श्रव्य तरंग किसको बोलते हैं, और पराश्रव्य तरंग किसको बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग। ये तीनों याद रखिएगा। जो 20 हर्ट्ज से नीचे, क्या चीज, 20 HZ से नीचे, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को क्या चीज बोला जाता है, क्या चीज बोला जाता है, अब श्रव्य बोला जाता है। उसी प्रकार समझिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, क्या चीज, 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को क्या चीज बोला जाता है, श्रव्य तरंग। इससे हम लोग मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, किसको, श्रव्य तरंग को। पराश्रव्य तरंग याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को, क्या चीज, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले को क्या चीज बोलते हैं, पराश्रव्य तरंग बोला जाता है। इतना तरंग ध्वनि के बारे में जब भी आए तो इतना बात याद रखिएगा। और एक बात याद रखना कि ध्वनि है जो दोस्तों, अगर ध्वनि में क्या चीज होगा कि ताप बढ़ने पर, क्वेश्चन पूछता है कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा में क्या चीज होती है, तो बढ़ोतरी होती है। ताप बढ़ने पर क्या चीज, ध्वनि का भी चाल जो है वो बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं,
रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है दोस्तों वो किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर, संवेग पर या वेग पर? तो जो रॉकेट है वो किस चीज़ पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। इसमें क्या चीज़ कहा गया, याद रखिएगा क्या चीज़, जो रॉकेट है दोस्तों क्या चीज़ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या चीज बोल रहा है? जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पूछ रहा है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार जो मध्यमा है दोस्तों, जो मध्यमा जो है वो मध्यमा जो उंगली है वो किसका प्रतिनिधित्व करता? चालक पर बल की दिशा पर, चुंबकीय बल की रेखा की दिशा पर, या विद्युत क्षेत्र की दिशा पर, या विद्युत धारा की दिशा पर? तो जो विद्युत बल की रेखा, चुंबकीय बल की रेखा की दिशा पर कौन इंगित करता है? तो अंगूठा दोस्तों। कौन? अंगूठा है जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जो अंगूठा है वो क्या चीज? चुंबकीय बल की दिशा को दिखाता है, याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन दिखाता है? तो कौन? तर्जनी, याद रखिएगा क्या चीज? तर्जनी। तर्जनी है जो क्या चीज दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और विद्युत धारा की दिशा कौन दिखलाता है? तो कौन? मध्यमा है जो विद्युत धारा की दिशा को दिखलाता है, याद रखिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में ये 3 पॉइंट कम से कम। अगला चलते हैं। ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंगों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हम बता रहे थे दोस्तों कि ध्वनि जो ताप बढ़ने पर ध्वनि तरंग की चाल है वो क्या चीज होती है? बढ़ जाती है, घटता है, बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता। तो याद रखिएगा हमेशा कि ध्वनि जब भी ताप बढ़ेगा दोस्तों तो ध्वनि का जो तरंग का जो चाल है वो भी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? असमान गति को निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छे से वर्णित करता? क्या चीज बोल रहा है? असमान गति को निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सबसे अच्छा वर्णित करता? दोस्तों असमान गति जो है, असमान गति का निम्न में से कौन है जो दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, ये 4 कथनों में से कौन अच्छा परिभाषित करता है, यही देखना। तो असमान गति पढ़िए। कथन पहला क्या चीज बोल रहा है? एक वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी जब बोल रहा है असमान गति से कर रहा है दोस्तों, तो समान दूरी तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। अगला चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? एक वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, तो समान समय तो समान रहेगा लेकिन जो दूरी है दोस्तों वो असमान रहेगा। इसका आंसर क्या चीज होगा? सेकंड वाला। थर्ड कथन पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है कि एक वस्तु असमान समय अंतराल में समान, जब यहाँ समान गति बोल रहा है दोस्तों तो समय को कैसे असमान कर सकते हैं? इसका भी आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 वाला। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है? गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ। जो गैसों से युक्त जो वायुमंडल है दोस्तों वो किसके कारण टिका हुआ है? हवा के कारण टिका हुआ, या बादलों के कारण टिका हुआ, या गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण टिका हुआ। तो याद रखिएगा जो वायुमंडल है हमारा वो कैसे, गैसों से युक्त जो वायुमंडल है वो पृथ्वी पर वो कैसे टिका हुआ है, किस कारण से टिका हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। जब गुरुत्वाकर्षण की बात आ जाए दोस्तों तो याद रखिएगा कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या चीज हो जाता है? कैपिटल जी का ये मान हो जाता है। स्मॉल जी का मान पूछे तब दोस्तों, स्मॉल जी का मान पूछे तो क्या चीज हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। क्या चीज? 9.8 न्यूटन क्या चीज हो जाता है? तो स्मॉल जी का मान। और स्मॉल जी का मान है दोस्तों ये सभी जगहों पर बदलते हैं। जैसे में याद रखिएगा जो पृथ्वी की क्या चीज बोल रहा है? पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर
जाने पर जी का मान क्या चीज होगा, तो जी का मान घटता है, याद रखिएगा। क्या चीज, पृथ्वी की जो सतह है दोस्तों, उससे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो जी का मान क्या चीज होगा, तो घटेगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार ध्रुव पर दोस्तों याद रखिएगा, ध्रुव पर जी का मान सबसे महत्तम होता है, सबसे अधिक होता है। किसका कहाँ होता है, ध्रुव पर क्या चीज होता है, सबसे जी का मान क्या चीज होता है, सबसे महत्तम होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा दोस्तों, उस पर क्या चीज, विषुवत रेखा पे जी का मान क्या चीज होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर महत्तम होता है दोस्तों, सबसे अधिक होता है। और पृथ्वी की सतह पर अगर ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो जी का मान क्या चीज होगा, घटेगा। जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान 9.8 न्यूटन और कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, स्तंभ एक को मिलाना है दोस्तों, स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। क्या चीज बोल रहा है, स्तंभ 1 में स्तंभ 2 से मिलाना है। पीच दोस्तों, पीच बोलने का क्या चाहिए, तारत्व, हिंदी में क्या चाहिए, पीच इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, क्या चाहिए, तारत्व। और ये जो पीच है दोस्तों, तारत्व है, ये आवृत्ति पर क्या चीज होता है, आवृत्ति पर डिपेंड होता है। क्या चीज पर, आवृत्ति पर, ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आवृत्ति, किसी मनुष्य का आवृत्ति अगर बढ़ेगा, जैसे में पढ़े होंगे क्या चीज कि जो महिलाओं के जो में क्या चीज तारत्व की मात्रा अधिक होती है, तो तारत्व की मात्रा अधिक क्यों होती है, क्योंकि उन लोग में आवृत्ति अधिक होता। तो यही जो बोल रहा है कि जो पिच है दोस्तों, ये क्या चीज पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तो इसमें पढ़िए क्या चीज बोल रहा है, ऑप्शन कथन का में क्या चाहिए, ध्वनि का परिवर्तन, स्टेथोस्कोप या हर्ट्ज या डेसिबल। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या चीज होता है, हर्ट्ज होता है दोस्तों। और इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, एक का गा, क्योंकि पिच है जो क्या चीज पर, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, समझिएगा। और प्रबलता किसको बोलते हैं, प्रबलता कहने का अर्थ है दोस्तों लाउडनेस, समझिएगा। जैसे में हम बोल रहे हैं ध्वनि को, कितना कस के बोल रहे हैं, कितना धीरे बोल रहे हैं, ये समझना, कितना स्पीड बोल रहे हैं। जैसे मैच देखते होंगे दोस्तों, तो उसमें दिखाता है कोई भी कि कितना डेसिबल का साउंड उत्पन्न किया गया ग्राउंड से, तो उसी में जो प्रबलता उसी को बोलते हैं, जो स्पीड दिखाता है। तो ये स्पीड है जो दोस्तों, वो क्या चीज में नापते हैं, ध्वनि का जो प्रबलता वो क्या चीज में नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। इसको समझिएगा कि प्रबलता किस चीज में नापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता, तो डेसिबल में। अब प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं, जैसे माइक में सुने होंगे इको बोलते हैं, मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो क्या चीज रिपीटेड होता है दोस्तों, मतलब प्रवर्तन होकर के वापस आता, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि का प्रवर्तन, समझिएगा। और चिकित्सा में जो ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये तो जानते होंगे, इसलिए याद रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा जो आवृत्ति है दोस्तों, ये क्या चीज, महिलाओं में आवृत्ति की मात्रा अधिक होती है, समझिएगा। जो तारत्व का मात्रा है वो अधिक होता है, और जो क्या चीज पुरुषों की तुलना में, पुरुषों में तारत्व की मात्रा क्या चीज होती है, कम होती है। इसी के कारण जो पुरुषों का आवाज है दोस्तों वो मोटा होता है, और महिलाओं का आवाज है वो पतला होता है। अगला चलता है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक पूछ रहा है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक पूछ रहा है। जब हम लोग देखे होंगे दोस्तों कि जब हम लोग पहाड़ पे अगर जा कर के पिकनिक चाहे खाना बनाते हैं, समझिएगा, तो वहाँ क्या चीज़ खाना लेट से पकता है। तो क्यों पकता, क्योंकि वहाँ क्या चीज़ जो द्रव्य का क्वथनांक है दोस्तों वो क्या चीज़ होता है, घट जाता है, समझिएगा। क्या चीज़ द्रव्यों का क्वथनांक है वो क्या चीज़ घट जाता है, 100 डिग्री से घट करके कितना आ जाता है, लगभग 92 पे आ जाता है। इसीलिए दोस्तों जो है क्या चीज़ अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का द्रव्यमान क्या चीज होता है, तो गिर जाता, बढ़ जाता, अपरिवर्तित रहता, या पहले बढ़ता या फिर गिरता, तो क्या चीज होगा, गिर जाता। उसी प्रकार समझिएगा जो हम लोग कुकर में बनाते हैं दोस्तों, कुकर में खाना बनाते हैं
कुकर में क्या चीज होता है, द्रव्यों का क्वथनांक क्या चीज होता है, वो बढ़ जाता। क्या चीज, द्रव्य का क्वथनांक है जो क्या चीज होता है, बढ़ जाता। द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता, क्या चीज में, कुकर में बढ़ जाता। लेकिन पहाड़ों पर क्या चीज होता है, तो घट जाता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक गिर जाता है और कुकर में क्या चीज होता है, तो घट जाता है। कुकर में क्या चीज होता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अभी हम बताए दोस्तों, प्रतिध्वनि यानी यूको। तो ये जो प्रतिध्वनि है क्या चीज के कारण सुनाई देता है, प्रवर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के प्रवर्तन के कारण। प्रकाश तरंग इसमें कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इसमें तो ये पहला ऐसे ही गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ये हो सकता है, प्रकाश तरंगों के, ये गलत हो गया। रेडियो तरंग, ये भी गलत हो गया। तो क्या चीज हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज है, ध्वनि वस्तुओं को डैश के कारण उत्पन्न होती है। हम लोग ध्वनि कैसे निकलता है, वस्तु के कंपन के कारण। ध्वनि किसी भी चीज़ में अगर ध्वनि निकल रहा तो क्या कैसे कैसे निकलता है, तो उसका कंपन के कारण, याद रखिएगा। कार्य में केवल, इसको समझिएगा, क्या चीज बोल रहा है, कार्य में केवल डैश होता है और डैश नहीं होता है। कार्य में क्या चीज होता है और क्या चीज नहीं होता है। तो ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, कार्य में केवल परिणाम होता है या वेग होता है। तो कार्य में केवल क्या चीज होता है, कार्य एक कैसा राशि है दोस्तों, पहले ये समझिएगा। कार्य एक कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। कैसा, अदिश राशि है। अदिश राशि है क्या चीज, कार्य। और अदिश राशि में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं कि अदिश राशि में केवल और केवल परिणाम होता है, उसमें दिशा नहीं होता। उसी हिसाब से समझिए दोस्तों, परिणाम तो होगा लेकिन वेग नहीं होगा, इसीलिए इसमें गलती हो जाएगा। वेग और परिणाम दोनों, ये भी गलती हो जाएगा। परिणाम होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला। क्या चीज होगा कि कार्य में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। इसको लिख लीजिएगा, क्या चीज, परिणाम होता है और दिशा नहीं होता। किसमें, कार्य में। और ये हम लोग कुछ अदिश राशि और सदिश राशि को देखते हैं। सदिश राशि, अदिश राशि किसको बोलते हैं और सदिश राशि किसको बोलते हैं, तो समझ में आ गया कि जिसमें सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि बोला जाता है। और अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं होता। और उदाहरण के लिए समझिएगा, सदिश राशि में जैसे वेग हो गया दोस्तों, वेग लिखिएगा, विस्थापन लिखिएगा, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, आवेग हो गया। ये सब क्या चीज है, तो सदिश राशि है। अदिश में याद रखिएगा, कार्य याद रखिएगा दोस्तों, दाब याद रखिएगा, द्रव्यमान याद रखिएगा, विभव याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। ये सब क्या चीज है, तो अदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि और अदिश राशि, इससे क्वेश्चन बनता है बिहार पुलिस में। याद रखिएगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन अदिश राशि है। चाहे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसमें कैसे पूछा हुआ है कि कार्य कैसा राशि है, तो कैसा कि एक अदिश राशि है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। जो निर्वात में, हम क्या बताएं कि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि ऐसे निर्वात में गमन नहीं करती है। क्या चीज, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो इसका क्या चीज हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ध्वनि गमन करते ही नहीं है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ध्वनि निर्वात में गमन करते ही नहीं है। सबसे ज़्यादा गमन किस चीज़ में करती है, तो ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, याद रखिएगा। और वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। अभी हम लोग पढ़े विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या चाहिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है दोस्तों। क्या चाहिए, एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो क्या चाहिए हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वाट हो जाएगा। वाट किसका, शक्ति का। वाट किसका, तो शक्ति का। विद्युत धारा का एम्पियर, ओम का। प्रतिरोध दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का, किसका,
प्रतिरोध का। और ओम मीटर किसका है दोस्तों? ओम मीटर बोल दे तो प्रतिरोधकता का। क्या चाहिए? प्रतिरोधकता का पूछे तो ओम मीटर, और ओम किसका? तो प्रतिरोध का, और विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति का वाट, वोल्ट दोस्तों विभव या विभवांतर। क्या चीज? विभव, विद्युत विभव का क्या चीज हो जाएगा? तो वोल्ट, या विभवांतर का भी ऐसा मात्रा क्या चीज होता? तो वोल्ट होता। इसी प्रकार याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का क्या चीज हो जाएगा? तो क्या चीज? वेबर हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का क्या चीज हो जाएगा? तो वेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता? जो बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों, वो किस चीज का बना होता है? तो याद रखिएगा बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का? टंगस्टन का बना हुआ था। क्या चीज का? टंगस्टन का, ना कि तांबा का, ना कि निकल का, ना ही नाइक्रोम का। नाइक्रोम का किस चीज, क्या चीज का? नाइक्रोम का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो हीटर के तार के लिए। हीटर क्या चीज? तो हीटर का जो तार होता है दोस्तों, उसमें उपयोग किया जाता है। क्या चीज़ का बना होता है हीटर का तार? नाइक्रोम का। और टंगस्टन जो होता है वो बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? एक न्यूटन में कितना डाइन होता है? समझिएगा, जो एक न्यूटन में कितना डाइन होता है। न्यूटन जो है दोस्तों वो बल का क्या चीज है? वो बल का एसआई यूनिट है। समझिएगा, बल का एसआई मात्रा क्या चीज होता है? तो न्यूटन। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछे, एसआई मात्रा क्या चीज है? तो न्यूटन। सीजीएस मात्रा क्या चीज है दोस्तों बल का? तो क्या चीज हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है क्या चीज कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो याद रखिएगा एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो जाता है। उसी प्रकार समझिएगा एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है दोस्तों? एक जूल बराबर, जैसे जूल क्या चीज? कार्य का ऐसा ही मात्रा का दोस्तों, और कार्य का सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा? तो अर्ग हो जाता। 10⁷ अर्ग हो जाएगा। 10⁷ अर्ग क्या चीज हो जाएगा? एक जूल बराबर, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर, याद रखिएगा 10⁻कितना? 10 मीटर। और याद रख सकते हैं एक नैनोमीटर बराबर दोस्तों, एक नैनोमीटर बराबर एक नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? तो 10⁹ मीटर। ये याद रखिएगा कम से कम इतना। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग याद रखिएगा। उसी प्रकार याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर, जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना हो जाता है? 10⁻15 मीटर। क्या चीज? एक प्रकाश बराबर। अगर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। क्या चीज का? तो दूरी का। उसी प्रकार याद रखिएगा एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों? पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना? एक पारसेक बराबर याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या चीज? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो जाता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁵15 मीटर हो जाता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और एक जूल बराबर 10⁷ अर्ग, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो का मान पूछता है दोस्तों। एवोगाड्रो का मान, एवोगाड्रो संख्या एक कितना अणु होता है? तो याद रखिएगा 6.6
022 इंटू 10⁻23। याद रखिएगा अणु या परमाणु, परमाणु इसको याद रखिएगा। अगला चलता है, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? समझिएगा ये मानव नेत्र से संबंधित है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? निकट दृष्टि दोष। ये दोष कितने प्रकार का होता है जो समझिएगा, लिखिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। फिर लिखिएगा उत्तर नहीं, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। फिर लिखिएगा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और फिर लिखिएगा अबिंदुकता, अबिंदुकता जो होता है वो भी आँख में ही होने वाला रोग है दोस्तों। समझिएगा जो निकट दृष्टि दोष है इसमें इसका जो पहले निकट दृष्टि दोष बोलते किसको है जो समझिएगा। इसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। समझिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या चाहिए, निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है। समझिएगा क्या चाहिए। और उसी तरीक़ा से दूर दृष्टि दोष में लग रहा है कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगा लेकिन नहीं, दूर की वस्तु साफ दिखेगा और निकट की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। जरा दृष्टि दोष दोस्तों ये उम्र के हिसाब से हो जाता है। क्या चीज, उम्र जो बढ़ता है जैसे जैसे उसी के हिसाब से ये जरा दृष्टि दोष हो जाता है। समझिएगा अब जो है निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार याद रखिएगा दूर दृष्टि को, जरा दृष्टि दोष को और अबिंदुकता को। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे तो हमें अच्छा से दिखेगा। तो निकट के लिए दोस्तों याद रखिएगा, निकट के लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस का क्या चाहिए, निकट के लिए क्या चाहिए, उत्तल लेंस हम लोग उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। और दूर के लिए अवतल लेंस। इसको चेंज कर लीजिएगा, सॉरी। निकट के लिए क्या चाहिए दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का उसी प्रकार याद रखिएगा। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल के लिए बाइफोकल लेंस। और इसमें बेलनाकार याद रखिएगा, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ये चारों दृष्टि दोष का जो निवारण है दोस्तों उसको किस किस लेंस से किया जाता है जो याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा के लिए बाइफोकल और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। ये चारों में याद रखिएगा। अब यही पूछ रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट के लिए क्या चीज बताएं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार अबिंदुकता में, उत्तल दूर दृष्टि में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, वायु क्या है। वायु एक तत्व है दोस्तों, यौगिक है या मिश्रण है या उदासीन गैस है। तो वायु क्या चीज है, वो क्या चीज, वो गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या चीज है दोस्तों, तो गैसों का एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज है, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको समझिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमेशा, हर साल एक न एक शिफ्ट में क्वेश्चन रहेगा। क्या चीज बोल रहा है कि कौन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा। पहले समझिएगा ऑप्शन फर्स्ट क्या चीज बोल रहा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है जो दोस्तों समझिएगा क्या चीज से क्या चीज बदलता है, तो क्या चीज विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से ये क्या चीज में, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है, यांत्रिक में। उसी प्रकार विद्युत जनित्र हो गया दोस्तों, ये यांत्रिक ऊर्जा से, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन, तो विद्युत मोटर।
डायनमो याद रखिएगा दोस्तों, डायनमो भी है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सेम है दोस्तों, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में भी डायनमो का काम है। उसी प्रकार ये जो बैटरी है ये रासायनिक ऊर्जा से, क्या चीज, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन, बैटरी है, बैटरी क्या चीज, रासायनिक ऊर्जा को क्या चीज में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और समझिएगा इसमें क्या चीज, माइक्रोफोन याद रखिएगा, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन याद रखिएगा। माइक्रोफोन है जो दोस्तों क्या चीज, ध्वनि ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है, ध्वनि को क्या चीज में, तो विद्युत में। और एक हो जाएगा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर याद रखिएगा, ये इसका जस्ट अपोजिट, विद्युत को, विद्युत ऊर्जा को क्या चीज में, तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है दोस्तों, क्या चीज में, ध्वनि में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कौन बदलता है, तो लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज बोल रहा है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको समझिएगा, क्या चीज बोल रहा है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। समझिएगा, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक तरफ क्या चीज है दोस्तों, ठोस है, क्या चीज लिखा हुआ है, ठोस लिखा हुआ है, ये हो गया क्या चीज, द्रव, और एक तरफ बना लीजिएगा गैस का डायग्राम, गैस का। समझिएगा इसमें अगर ठोस से द्रव बन रहा, यानी ठोस से अगर द्रव बन रहा तो समझिएगा ये क्या चीज हो रहा, गलन हो रहा दोस्तों, यानी गलनांक इसको बोल सकते हैं, गलन हो रहा, ये याद रखिएगा। अगर ठोस से द्रव में बढ़ रहा तो इसको गलनांक भी बोलते हैं या गलन बोला जाता है। और अगर द्रव से दोस्तों ठोस बन रहा तो क्या चीज, हिमीकरण बोलते हैं इसको, हिमीकरण बोलते हैं, हिमीकरण यानी बर्फ जो पानी है दोस्तों, जो क्या चीज द्रव से लेकिन से क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा, ठोस में कन्वर्ट हो रहा। उसी प्रकार समझिएगा अगर ठोस से गैस में, अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए दोस्तों तो क्या चीज बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, क्या चीज, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं उसको, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। किसको, अगर ठोस से डायरेक्ट गैस में बन जाए। और अगर गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए तो क्या चीज उसको बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं उसको, क्या चीज, निक्षेपण बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है। और ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, तो क्या चीज, ऊर्ध्वपातन जो अगर ठोस से गैस में बन जाए, जैसे कपूर हो गया दोस्तों, ये सब क्या, कपूर हो गया, क्या चीज का उदाहरण है, तो क्या चीज, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। 6 पॉइंट बनता है। अब उसी प्रकार समझिएगा कि क्या चीज दोस्तों, अगर द्रव से गैस में बदल जाए, अगर हम पानी को, अगर गैस में बना रहा, पानी को गर्म करके उड़ा देता है दोस्तों, तो क्या चीज बोलते हैं कि वाष्पीकरण हो गया, क्या चीज, वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण के द्वारा द्रव से गैस में चला गया दोस्तों। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा कम से कम, अगर ठोस से द्रव में बन जाए, द्रव से गैस में बन जाए, चाहे गैस से द्रव ठोस बन जाए या ठोस से गैस बन जाए, सारा कंडीशन है दोस्तों, इस कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा। क्या चीज बोल रहा है, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या चीज बोलते हैं, ठोस से द्रव बन रहा है दोस्तों, तो क्या चीज हम बोले कि गलन, यानी गलन बोलते हैं, याद रखिएगा। संघनन किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ भूल छूट गया, संघनन किसको बोलते हैं, अगर गैस से द्रव में बदल दे तो क्या चीज, गैस से द्रव में चल जाए तो क्या चीज, संघनन को बोलते हैं, उसको संघनन बोला जाता है। संघनन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, और ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, ठोस से गैस में बदलना, और गलन ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हुक के नियम पर कार्य करने वाले उपकरण कौन से हैं। हुक के नियम पर कार्य करने वाले उपकरण कौन से हैं, बैरोमीटर है या कमानीदार तुलना है या थर्मामीटर है या स्फिग्मोमैनोमीटर है दोस्तों। थर्मामीटर तो नहीं दोस्तों, ना स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये सब क्या चीज
क्या चीज को नापता है? स्फेगमोमीटर रक्तचाप को मापता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। क्या चीज? बैरोमीटर किस चीज को मापता है? तो वायु दाब को। क्या चीज को मापता है? वायु दाब को क्या चाहिए? बैरोमीटर मापता। बैरोमीटर से समझिएगा जी, इसका आंसर क्या चाहिए हो जाएगा दोस्तों? कमानीदार तुलना। और इसको समझिएगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक गिर जाए दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन होता है बैरोमीटर से, इससे क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है दोस्तों, वो एकाएक नीचे गिर जाए, अचानक नीचे गिर जाए, अचानक चाहे तेजी से गिर जाए, अचानक चाहे जो स्पीड में गिर जाए, तो उसको क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? तब क्या चीज का संकेत करता है? तो क्या चीज? आंधी तूफान का। क्या चीज? आंधी तूफान का संकेत करता है। अगर बैरोमीटर का जो संकेत है, जो पाठ्यांक है दोस्तों, वो धीरे धीरे गिरे, अगर धीरे धीरे गिरे, पाठ्यांक है जो धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए, तो नॉर्मल वर्षा होगा। क्या चीज? वर्षा होगा, याद रखिएगा, वर्षा होगा। और अगर धीरे धीरे ऊपर जाए, पाठ्यांक अगर धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे ऊपर, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक है जो दोस्तों धीरे धीरे ऊपर जाए, तो क्या चीज होगा? तो क्या चीज? मौसम साफ होगा। मौसम साफ होगा। मौसम है जो साफ हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये 3 कंडीशन है बैरोमीटर का, ये तीनों याद रखिएगा। थर्मामीटर ताप को नापता है दोस्तों, ताप मापी है। स्फेगमोमैनोमीटर रक्तचाप को, कितना रक्तचाप समान मनुष्य का 120/80, 120 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना 80, याद रखिएगा। ये बैरोमीटर का कंडीशन है, ये तीनों याद होना चाहिए। अगला चलते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? अभी हम बताए दोस्तों, सॉरी उस टाइम नहीं बता, भूल गए थे, गुरुत्वाकर्षण के समय में पलायन वेग किसको बोलते हैं? कि वैसा वेग जो क्या चाहिए? पृथ्वी की सतह से जो ऊपर, जो वायुमंडल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, उससे मुक्त हो जाए। तो समझिएगा वो वेग कितना है, पलायन वेग कितना है? तो कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो याद रखिएगा, चाहे 3 लाख किलोमीटर पर आवर भी दे सकता है, भी देता है, या पर सेकंड भी बोलता है, या क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? मीटर पर सेकंड में यहाँ दिया हुआ। याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल क्या चीज होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है? जी का मान कितना होता है? अभी कैपिटल जी का मान अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। याद रखिएगा, ये माइनस याद रखिएगा, क्या चाहिए? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। और स्मॉल जी का मान 9.8 न्यूटन होता है। उसी प्रकार समझिएगा, अगला क्या चाहिए? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। क्या चीज़ के? ऊष्मा जो गतिकी का नियम है दोस्तों, वो किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर? ऊर्जा का नियम पर, या द्रव्यमान का नियम पर, या संवेग का, या आवेग का। तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो क्या चीज पर? ऊर्जा के नियम पर ही आधारित है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है? वर्षा की जल की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा, जो वर्षा की जो जल की बूंदें है वो क्या चीज़ के कारण होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण होती है, या वाष्पीकरण के कारण होती है, या श्यानता के कारण, या ठंड होने के कारण, ठंडा होने के कारण।
तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा, वर्षा की जो जल की बूंदे है वो क्या चीज़ के कारण होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण ही वो गोल होता है। याद रखिएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण ही दोस्तों जो हम लोग सूप पीते हैं, सूप दोस्तों गर्म सूप है जो गर्म अच्छा लगता है, लिख लीजिएगा। गर्म सूप में क्या चीज होता है, पृष्ठीय तनाव कम होता है दोस्तों, इसीलिए वो हमारे जीव पर है वो क्या चीज अच्छा से फैलता है, इसीलिए जो सूप है जो गर्म सूप है वो अच्छा लगता है। और ठंड सूप के मुताबिक, याद रखिए, मुताबिक जो गर्म सूप है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अगर पूछ दे उसी तरीका से कि वर्षा के बूंदे गोलाकार होता है क्या चाहिए, पृष्ठीय तनाव के कारण। अगर पूछ दे जो लॉन्टेन में जो बत्ती होती है दोस्तों, बत्ती में जो तेल चढ़ता है, लॉन्टेन में बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है, तो किसके कारण, केशिकत्व के कारण। किसके कारण, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। केशिकत्व के कारण चढ़ता है। लॉन्टेन में जो बत्ती से ऊपर तेल चढ़ता है दोस्तों, वो किसके कारण, केशिकत्व के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। गर्म सूप ठंडे सूप के मुताबिक अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें पृष्ठीय तनाव कम होते हैं गर्म सूप में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, तो 2.42। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। शीशा का पूछे तो 1.5 किसका होता है, तो शीशा का, लेकिन हीरा का कितना, 2.42। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना, 2.42। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का वेग है वो दुगना कर दिया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा, हम लोग गतिज ऊर्जा बराबर क्या चीज पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे दोस्तों, जिसमें क्या चीज पढ़े थे, हाफ mv²। क्या चीज, हाफ mv²। वेलोसिटी m से क्या चीज, मास। याद रखिएगा। तो क्या चीज पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा जिसमें क्या चीज बोल रहा है, वेग को दुगना कर दिया जाए। तो वेग है दोस्तों, वेग कितना है, वेलोसिटी v², इसको दुगना कर देते हैं। इसको दुगना करेंगे, अगर यहाँ पे लिखेगा तो v² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4v² हो जाएगा। कितना, तो 4। ये 2 पर v² चढ़ जाएगा और v पर भी, तो कितना हो जाएगा, 4v²। अगर इसी को हम क्या चीज लिख सकते हैं, तो 4y2 इंटू mv²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4v², ऐसे तो लिख सकते हैं। आप क्या चीज बोल रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें कितना का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में कितना है, हाफ mv² दोस्तों। अगर इस 4 को हम इधर कर देते हैं, अगर इस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ mv²। अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या चीज, ऑप्शन क्या चीज है, 2 गुना हो गया, 3 गुना, 4 गुना, आधा गुनी, तो क्या चीज हो गया, ये तो पहले से तो कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है, जो हाफ mv², आप कितना हो गया, तो इसमें 4 मतलब 4 गुना हो गया, ये 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या चीज हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा। विद्युत विभव मापा जाता है। विद्युत जो विभव है दोस्तों वो किसके द्वारा मापा जाता है, ए मीटर द्वारा नहीं, ए मीटर द्वारा क्या चीज मापा जाता है, विद्युत धारा है वो किसके द्वारा नापा जाता है, तो ए मीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों वायुमंडलीय दाब, तो याद रखिएगा, अभी बताए, वायुमंडलीय दाब है जो किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। अल्टीमीटर, इसको अल्टीमीटर लिख लीजिएगा दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा, अल्टो लिखा गया। अल्टीमीटर ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या चीज,
ऊंचाई को मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग क्या चीज़ में? तो विद्युत विभव को या विभवांतर को मापने में किया जाता है। किस चीज़ में? तो वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत विभव और वोल्ट मीटर को मापने में किया जाता है। और समझिएगा जो वोल्ट मीटर है दोस्तों, अभी हम बताए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही शायद बताए थे कि वोल्ट मीटर जो है वो किस क्रम में लगता है, तो किस क्रम में लगाया जाता है? इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। और जो अमीटर है, इसमें अमीटर को जो विद्युत धारा को मापता है इसको किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखिएगा। और विद्युत जो उपकरण है वो भी समांतर क्रम में दोस्तों हमारे घरों में, और विद्युत फ्यूज है वो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। इससे अगला चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? अब समझिएगा मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब है दोस्तों, पहले समझिएगा कि ये प्रतिबिंब बनता कहाँ है मानव नेत्र में? तो कहाँ बनता है? कहाँ? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है, लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? तो रेटिना पे बनता है। और ये जो रेटिना पे बनता है वो किस प्रकार बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, वास्तविक एवं सीधा बनता है। तो याद रखिएगा जो वास्तविक एवं उल्टा हमेशा जो मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना पर, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। उसी प्रकार याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि आँख का मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो दान दिया जा सकता है दोस्तों? दान दिया जा सकता है। तो दान कौन सा, ऐसा कौन सा भाग है जो मानव आँख का कौन सा भाग है जो दान दिया जा सकता है? तो दान कौन सा? कॉर्निया। कॉर्निया को क्या चीज़ हम लोग दान कर सकते हैं। आँख का एक भाग है दोस्तों कॉर्निया, वही कॉर्निया को हम लोग क्या चीज़ एक दूसरे मानव को भी हम लोग दान कर सकते हैं। और बाकी कोई ऐसा आँख का पार्ट नहीं होता है कि मतलब हम उसको दान करेंगे। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, कितना बार बताएं कि कैसा जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में, या तो श्रृंखला में, या समांतर में, या श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं? नहीं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। याद रखिएगा समांतर क्रम में हमेशा बिजली के उपकरण हो किस क्रम में? तो समांतर क्रम में। और विद्युत फ्यूज है जो किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। क्या चीज़ बोल रहा? एक जो विद्युत हीटर है दोस्तों वो क्या चीज़ 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि टाइम लिख लीजिए, टाइम कितना लेता है? तो 2 सेकंड। अगर ये जो कितना कार्य करता है दोस्तों, तो कितना 200 जूल कार्य करता है। और यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध आर पूछ रहा है दोस्तों। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या चीज? H बराबर आई स्क्वायर आर टी पढ़े थे हम लोग। क्या चीज? आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई क्या चाहिए दोस्तों? एम्पियर विद्युत धारा, आर प्रतिरोध, टी टाइम है, जिसमें कुल किया गया कार्य कितना दोस्तों? जूल, यानी उष्मा का ऐसा मात्रा क्या चाहिए होता है? जूल। कुल कितना जूल कार्य किया गया? तो कितना? 200 जूल कार्य किया गया। याद रखिएगा कितना? 200 जूल कार्य किया गया था। एम्पियर कितना धारा दिया गया दोस्तों? तो 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 × 2 लिख दे रहे हैं अभी, 2 × 2। उसके बाद क्या चाहिए? आर तो हम लोग को निकालना है, प्रतिरोध पूछ ही रहा दोस्तों, तो आर का वैल्यू आर ही रह देते हैं। इंटू टी पूछ रहा, टाइम कितना दिया हुआ था? तो 2 सेकंड। 2 सेकंड दिया हुआ, तो इसको काटिए 2 से इसको कितने बार में? 100 बार में। और इधर 4 है दोस्तों, 4 से इसको 100 को कितने बार में काट सकते हैं? तो 25 बार में। आर बराबर कितना हो जाएगा? 25। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और प्रतिरोध इसका कितना? तो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है कि
100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटा प्रयोग किया जाता है। क्या चीज बोल रहा है, एक दिन में कितना किया जाता है, तो 10 घंटा। एक दिन में कितना प्रयोग किया जाता है, 10 घंटा प्रयोग किया जाता। फिर से हम अगला और आगे पढ़िए। क्या चीज बोल रहा है कि बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना यूनिट विद्युत खपत की जाएगी। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, अच्छी 1 यूनिट बराबर कैसे होता है, 1 किलोवाट घंटा। ये दिया हुआ है, समझिएगा अब इसको कि बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितना यूनिट विद्युत धारा खपत की जाएगी। तो एक दिन में अगर 10 घंटा है दोस्तों, तो 3 दिन में 30 घंटा हो जाएगा। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 30 घंटा हो जाएगा। और एक दिन में कितना वाट का खपत हो रहा, तो 100 वाट का। तो 30 दिन में एक दिन में कितना, तो 100 वाट का। और एक दिन में कितना, तो 10 घंटा चलता है दोस्तों। और 3 दिन में 30 घंटा, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100 वाट। इसको कीजिए, इसको कितना हो जाएगा, तो 3000। अब हम लोग पढ़े हैं क्या चीज़, इसमें लिखा भी है दोस्तों कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा, इसको हम लोग 1000 घंटा भी बोल सकते हैं, समझिएगा। और इसको अगर क्वेश्चन कितना पूछ रहा कि 3 दिनों में कितने खपत हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3000 को इसको भाग कर दीजिए, तो कितना यूनिट खपत होगा, तो कितना, 3 यूनिट। इसका आंसर क्या चाहिए हो जाएगा, तो 3 यूनिट हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, दृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाले। अभी हम बताएं दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाले क्या चीज, दूर की वस्तु वो साफ देख सकती है। क्या चीज, दूरदृष्टि दोष वाले क्या चीज, दूर की वस्तु साफ देख सकती है और नज़दीक की वस्तु वो नहीं देख सकती है साफ। ऑप्शन को पढ़िए, दूरदृष्टि दोष वाले वस्तु आँख साफ देख सकती है, तो क्या चीज़ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या चीज़, दूर की वस्तु को साफ देख सकती है, बड़ी वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, या इनमें से कोई नहीं। ये सब गलत हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा इसका आंसर, दूर की वस्तु को दूरदृष्टि दोष वाले में ये साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वालों को कौन सा लेंस लगाया जाता है दोस्तों, उसके निवारण के लिए, तो कौन सा, उत्तल लेंस लगाया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस लगाया जाता है। जरा दृष्टि दोष वाले को बाइफोकल और अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बोल रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज बोल रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जो विद्युत चुंबक है दोस्तों, चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी पूछे विद्युत चुंबक, तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों, प्रतिरोध क्या चीज होता है दोस्तों, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या चीज होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। और ओम बराबर हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, ओम सलाह में हम लोग क्या पढ़े हैं, V = IR, V = IR, V क्या चीज पढ़े हैं, तो IR। अब इसको मिलाइए दोस्तों, इसमें किस में फिट बैठता है। क्या चीज पूछ रहा है, R हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज, V/I। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या चीज है, सही हो जाएगा। R क्या चीज हो जाएगा, तो R/V/I। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, बल्ब का SI मात्रक kg/m/s। बल्ब का SI मात्रक क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों, बल्ब का SI मात्रक क्या चीज होता है, तो kg/s² होता है। इसे और कौन सा नाम से जाना जाता है, इसे और कौन सा नाम से जानते हैं दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं बल्ब। बल्ब को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, F बराबर हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों, बल्ब का दूसरा, न्यूटन का दूसरा नियम ही क्या चीज था, बल्ब का नियम कहलाता है। F बराबर m में, m मतलब मास दोस्तों, मास को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो kg से
और ए मतलब एक्सिलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको बल का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता है तो न्यूटन होता है। अब इसमें जूल होता है, जूल तो नहीं, जूल किसका होता है कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का। जब भी पूछे कार्य का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता तो जूल होता। न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है, इसका आंसर क्या चाहिए हो जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता है आवृत्ति का हर्ट्ज होता है दोस्तों, और दाब किसका होता है तो दाब का पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता है दोस्तों पास्कल, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाता है। जूल किसका होता है कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या चीज बताया अभी, सीजीएस मात्रक क्या चीज बताएं तो डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या चीज बताएं तो डाइन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, किसी गतिमान वस्तु को जड़त्व निर्भर करता है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व है वो निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व है जो उस वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। याद रखिएगा दोस्तों, जड़त्व का ला क्या चीज बोलता है पहले समझिएगा, किस उस वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है तो सीधा याद रखिएगा उसके द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है उसका जड़त्व। जड़त्व का ला किसको बोलते हैं याद रखिए, न्यूटन के पहला नियम ही पढ़े होंगे, जड़त्व उसी को क्या चीज बोलते हैं जड़त्व का नियम बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण में चलती हुई बस में अगर हम लोग बस में अगर अचानक से ब्रेक लगता है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या चीज आगे की ओर निहुर जाते हैं, चाहे आगे की ओर झुक जाते हैं दोस्तों, उस वो क्या चीज़ के कारण तो जड़त्व के कारण ही होता। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं, सबसे कम ऊर्जा वाले कण। तो सबसे कम ऊर्जा वाले कण कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे गैस में सबसे क्या चीज होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे, सबसे गैस में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस में तो गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। सबसे कम पूछ रहा तो क्या चीज हो जाएगा ठोस में सबसे कम ऊर्जा के कण होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। क्या चीज बोल रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर दोस्तों अगर जो बोल रहा है अगर क्रॉस सेक्शन एरिया करने मतलब मोटाई पर, तो चालक के जो है दोस्तों वो उसका जो मोटाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध है जो क्या चीज उस पर निर्भर, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। किसी चालक के तापमान पर तो करता ही है दोस्तों, याद रखिएगा। किसी चालक के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर करता। और क्या चीज बोल रहा है, आर्द्रता पर दोस्तों, आर्द्रता पर, ह्यूमिडिटी पर नहीं करता। एक कंडक्टर की लंबाई पर भी करता है, याद रखिएगा। जितना लंबाई ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज हो जाएगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछ रहा, तो अधिक पूछे तो क्या चीज हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या चीज होता है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछे तो बैगनी का, कम किसका होता है तो कम किसका होता है बैगनी का, याद रखिएगा। अब इंद्रधनुष में जो है दोस्तों 7 रंग होते हैं। सब इंद्रधनुष का बनना किसके कारण बनता है तो प्रवर्तन के कारण भी बनता है, अपवर्तन भी होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान 4 कथन दिए गए हैं, चारों कथन को पढ़िए उसके बाद बनेगा दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। क्या चीज बोल रहा है, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। नहीं, क्या चीज अभी हम लोग बताए थे दोस्तों, पढ़े थे स्टार्टिंग में ही कि ध्रुव पर क्या चीज होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ध्रुव पर क्या चीज अधिक होता है, लेकिन जो भूमध्य रेखा पर है वो सबसे कम होता। और तो ये
एक समान नहीं होता दोस्तों, ये कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और क्या चाहिए, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये तो सच है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुव पर सबसे कम होता है नहीं, ध्रुव पर क्या चाहिए होता, ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता, ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो क्या बढ़ता है, नहीं ये घटता, याद रखिएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा पर क्या चीज हो जाएगा, जी का मान क्या चीज हो जाएगा, तो सबसे कम रहता, ध्रुव पर सबसे अधिक रहता। उसी प्रकार है दोस्तों एक और क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, गैसों के कण होते हैं, गैसों के कण क्या चीज एक दूसरे से दूर होते हैं या धीरे धीरे घूमते हैं या एक दूसरे से नज़दीक होते हैं या आकार बदलते हैं। समझिएगा क्या चीज बोल रहा है। अभी हम लोग बताए दोस्तों कि गैसों के जो कण है वो एक दूसरे से क्या चीज सबसे अधिक किस्म होता है, तो गैस में सबसे अधिक किस्म होता है, तो गैस में इसका कण क्या चीज होता है, सबसे दूर दूर होते हैं, याद रखिए। गैस में क्या चीज होता है, तो कण इसके दूर दूर होते हैं या धीरे धीरे घूमते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, याद रखिएगा। गैस के कण क्या चाहिए, एक दूसरे से दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, तरंगदैर्घ्य आमतौर पर व्यक्त की जाती है एंगस्ट्रॉम में, एम्पियर में। एम्पियर में क्या चाहिए दोस्तों, विद्युत धारा को, ज्योति तीव्रता को क्या चाहिए, कैंडेला में होता है दोस्तों। ज्योति तीव्रता को किस में नापते हैं, तो कैंडेला में, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता बोले तो कैंडेला। जूल दोस्तों, कार उष्मा का मात्रा क्या चीज होता है, जूल होता है, ये बहुत बार पढ़ लिया। धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य का मात्रा आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम पर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या चीज, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या चीज, याद रखिएगा क्या चीज दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर। उसी प्रकार याद रखिएगा एक HP बराबर, याद रखिएगा एक हाउस पावर, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, याद रखिएगा। एक HP बराबर कितना, 746 वाट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। गाड़ी में जो है दोस्तों एक ऑडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर है दोस्तों वो गाड़ी का स्पीड को मापता है, याद रखिएगा। जो गाड़ी का जो स्पीड है वो कौन मापता है, तो स्पीडोमीटर। लेकिन जो ऑडोमीटर है वो क्या चीज, त्वरण को मापता है या विस्थापन को या औसत वेग को मापता है या तय की गई दूरी को। तो जो ऑडोमीटर है वो क्या चीज, तय की गई दूरी को मापता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑडोमीटर। अल्टीमीटर हम लोग पढ़े दोस्तों, अल्टीमीटर से क्या चीज मापा जाता है, तो वस्तु की ऊंचाई मापते हैं कि कितने ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। ऊंचाई किसको, तो अल्टीमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या चीज, आर्द्रता को मापते हैं दोस्तों, ह्यूमिडिटी को मापते हैं क्या चीज से, हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बाकी हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहता है। जी का मान अपरिवर्तित, हम लोग तो पढ़े दोस्तों क्या चीज कि जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो कहाँ, ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होता है, तो कहाँ, भूमध्य रेखा पर, चाहे विषुवत रेखा उसी को बोलते हैं दोस्तों। और अगर पूछ दे कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या चीज होता है, तो जी का मान घटता। लेकिन यहाँ क्या चीज बोल रहा है, पृथ्वी के घूर्णन बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा कर्क रेखा पर नहीं दोस्तों, मकर रेखा पर नहीं, भूमध्य रेखा पर भी नहीं, ध्रुव पर। ध्रुव पर है जो क्या चीज, जी का मान अपरिवर्तित रहेगा जब पृथ्वी के घूर्णन गति चाहे तेज हो जाए चाहे धीमी हो जाए। तो क्या चीज मान, क्या चीज का जो है वो अति में रहेगा, क्या चीज अपरिवर्तित रहेगा। तो जो ध्रुव है दोस्तों, ध्रुव पर जी का मान क्या चीज रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। स्मॉल जी का मान क्या चीज होता है, 9.8 न्यूटन। पलायन वेग बोले ही दोस्तों, पलायन वेग कितना है, हमारा गुरुत्वाकर्षण पलायन वेग याद रखिएगा, इससे क्या चीज 11.5
2 किलोमीटर पर सेकंड। ये कम से कम याद रखना है। प्लान वेग कितना है पृथ्वी का, तो कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चीज़ बोल रहा है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग फिजिक्स का देख लिया है, अगले वीडियो में केमिस्ट्री का भी मैराथन क्लास लेकर के एक बार में पूरा केमिस्ट्री भी हम लोग कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय